उत्तराखंड के देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों से आम जनता को आने जाने में हो रही परेशानी। डीएम ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का किया निरीक्षण। डीएम ने कंपनी के अधिकारियों को दिए खास निर्देश। कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी को देखते हुए उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू हुआ खत्म। 1 मार्च से खोला जाएगा आंगनबाड़ी केंद्र। प्रशासन ने जारी की एसओपी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी। मतदान में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने किया ज्यादा मतदान। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी में गहमा गहमी का माहौल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के ट्विटर अकाउंट से फर्जी ट्वीट ने मचाया घमासान। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों ने आम जनता की परेशानी को बढ़ा दिया है। दरअसल पिछले लंबे समय से शहर में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, लेकिन निर्माण की सुस्त रफ्तार की वजह से आम जनता को यातायात में काफी दिक्कतें हो रही हैं। इन सबको देखते हुए देहरादून जिलाधिकारी और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने ईसी रोड पहुंचकर स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को भी फटकार लगाई। साथ ही साथ ये निर्देश दिए कि जल्द गड्ढों को भरा जाए और रात के वक्त ही निर्माण कार्य के लिए काम किया जाए, जिससे लोगों को आने जाने में कोई परेशानी न उठानी पड़े। इधर कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी को देखते हुए उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। साथ ही राज्य में 1 मार्च से आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोला जाएगा। शासन की ओर से जारी एसओपी के अनुसार कुछ रियायतें दी गई है, लेकिन साथ ही में कुछ पर प्रतिबंध अब भी जारी रहेगा। दरअसल उत्तराखंड में जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, थिएटर, ऑडिटोरियम और सभा कक्ष और इनसे संबंधित गतिविधियां कोरोना गाइडलाइन के तहत पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। राज्य में स्विमिंग पूल और वाटर पार्क भी 28 फरवरी तक बंद रहने के आदेश हैं। वहीं राज्य में खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। सभी सामाजिक खेल, मनोरंजन, विवाह समारोह, सांस्कृतिक समारोह गतिविधियों में आयोजन स्थल की पूरी क्षमता के साथ ही व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति है। कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा और वहीं राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन को 28 फरवरी तक अनुमति नहीं दी गई है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना जरूरी होगा। और ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, मच अवेटेड ये तारीख थी कि कितनी जल्दी कोरोना का जो ये साया है वो खत्म हो और जो प्रतिबंध लगे हैं वो किसी तरह से खत्म हो। हम लगातार देख रहे हैं कि कोरोना के मामलों में कमी आ रही है और ऐसे में अब राज्य सरकार के द्वारा नाइट कर्फ्यू खत्म करने का आदेश जारी किया गया है। कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी कर्फ्यू के अंतर्गत रखी जाएंगी और अभी आगे के लिए क्या एसओपी जारी की गई है, जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल लाभनी, देखिए उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार में लगातार कमी आ रही है, क्योंकि हमें पिछले दिनों देखा था उत्तराखंड में कोरोना एकदम बेकाबू हो रहा था। मैदान से लेके पहाड़ तक, अगर मैदान के हम 4 जिलों की बात करें लाभनी, तो देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह और नैनीताल में कोरोना के उस तरीके से विकराल रूप ले लिया था। जिन जिलों में हजारों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने तमाम गाइडलाइन उत्तराखंड में जारी करी थी और तमाम प्रतिबंध लगाए थे। नाइट कर्फ्यू के साथ साथ 10 से सुबह 6 बजे तक लगाया गया था, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं वो सफल साबित हुआ है। अब कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है, जिसके बाद अब सरकार ने भी काफी बड़ी राहत जो है वो एसओपी में दी है। सबसे बड़ी बात अगर हम कहें जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया था 10 से 6 का, वो उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्विमिंग पूल की और
तो स्विमिंग पूल हो गए, वाटर पार्क हो गए, ये सब जो है वो 28 फरवरी तक बंद रखने के आदेश दिए। एक बार हम बात करें तो कुछ दिनों पहले उत्तराखंड सरकार ने जिस तरीके से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने के निर्देश दिए थे, लेकिन ननिहालों के लिए आंगनबाड़ी की बात करें, हम प्ले ग्रुप की बात करें तो ऐसे स्कूल की क्लासेस जो है वो बंद पड़ी, लेकिन सभी सरकार ने 1 फरवरी से खोलने की इजाजत दी है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप आंगनबाड़ी और प्ले क्लासेस भी हम खोली जा सकती है। तो एक रात वही खबर जो है ये उत्तराखंड में आई है, क्योंकि लगातार ही कयास बताए जा रहे थे कि सब उत्तराखंड से लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है, ये सब समाप्त होगी, तब कोरोना का संक्रमण जो है वो कम होगा। जिस तरीके से देखिए 4200 के लगभग जो है राज्य में अभी भी एक्टिव केस है, लगातार जो है मामलों में गिरावट देखी जा रही है। क्योंकि अगर हम रिकवरी परसेंटेज की बात करें तो वो भी 82% की रिकवरी परसेंटेज इस समय राज्य में है। लाभली एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए पिछली बार भी हमने देखा था कि जब कोरोना की रफ्तार कम हुई थी, नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लेकिन फिर उसके बाद हमने तीसरी लहर का सामना किया। तीसरी लहर के बाद अभी परिस्थितियां थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही हैं, नाइट कर्फ्यू अब हटाने की बात हो रही है, लेकिन गाइडलाइन जो तय की गई है, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या उस गाइडलाइन को पूरी तरह से पालन कराने के लिए कोई दिशा निर्देश है? हम कई बार देखते हैं कि जब ढील मिलती है तो लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और ऐसे में फिर परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें किसी भी भीड़ वाली जगह की, जहाँ पे भीड़ एक्चुअली देखिए, जैसे कि हम बात करें राजनीतिक पार्टी की रैली की या धरने प्रदर्शन की, तो उससे 28 फरवरी तक फिलहाल जो है रोक लगाई गई है। और हम बात करें कि राज्य सरकार ने इससे पहले उत्तराखंड कोई भी अगर अन्य प्रदेश से व्यक्ति आ रहा था तो उसकी बॉर्डर पर ही आरटीपीसीआर की टेस्ट करवाया जा रहा था और एंटीजन टेस्ट भी उनके करवा के मौके पर ही जांच करी जा रही थी। लेकिन अब उससे भी उत्तराखंड सरकार ने राहत दे दिया, कोई भी व्यक्ति बिना कोरोना की जांच करवाए उत्तराखंड पहुंच सकता है। अगर वो अपने इच्छा से जांच भी करवाना चाहता है बॉर्डर पर, उसकी तरफ से सरकार की तरफ से तमाम सुविधा जो है स्वास्थ्य की वो बॉर्डर पर ही कैंप लगाए गए हैं, वहां पर वो अपनी कोरोना के टेस्ट करवा सकता है। अगर प्रतिबंधों की बात करें तो कोरोना फैलने के जिस संक्रमण में एक तरीके से देखते हैं कि वाटर पार्क और स्विमिंग पूल में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैलता है, तो सरकार ने उसको अभी बंद रखने का ही फैसला लिया है। 28 फरवरी के बाद अगर कोरोना संक्रमण में अगर और गिरावट सरकार देखती है तो आगे 28 फरवरी को 29 फरवरी को निर्णय लिया जाएगा। लाभ तो निर्णय जो आप लेने की बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो स्कूल कॉलेजेस है उसमें भी अभी ऑफलाइन पढ़ाई कुछ तरीके से जारी रहेगी। क्या स्कूल्स के लिए भी अभी नया नियम है, जिन कक्षाओं के लिए भी ऑफलाइन था अब वो पूरी तरह से 100% ऑनलाइन कर दिया जाएगा, ऑफलाइन कर दिया जाएगा 100%? बिल्कुल, देखिए अब से पिछले कुछ दिनों में ही जो सरकार ने आदेश जारी किया था उसी में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल खोलने के आदेश दिए थे, जिसके बाद से ही हम कह सकते हैं राज्य के सभी प्राइवेट और सरकारी संस्थान जो है वो खुल गए थे, जहाँ पे बच्चे पहुंचे थे, एक तरीके से उत्साहित बच्चे स्कूल में पहुंचे थे और काफी उत्साहित वो दिख रहे थे, क्योंकि लगातार काफी दिनों से स्कूल बंद थे, तो बच्चे भी मांग कर रहे थे स्कूल खुलने की, क्योंकि पढ़ाई जो है काफी बच्चों की प्रभावित हो रही थी। पहाड़ी की दुर्गम क्षेत्रों में ऑनलाइन पढ़ाई उनकी सक्सेस नहीं हो रही थी, इस वजह से बच्चे मांग कर रहे थे कि हमारे स्कूल जो है वो जल्दी शुरू किया जाए, क्योंकि सरकार ने सबसे पहले देखिए 10वीं 11वीं और 12वीं के स्कूल जो है वो शुरू किए थे। इसके बाद कोरोना संक्रमण कम होते हुए देखा तो सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल खोलने के निर्देश दे दिए थे। लेकिन आज जब गाइडलाइन दूसरी आई है तो इसमें हम देख सकते हैं प्ले ग्रुप, नर्सरी क्लासेस की और आंगनबाड़ी केंद्र को भी खोलने की सरकार ने 1 फरवरी से इजाजत दे दी। लेकिन इस बीच देखिए कोरोना संक्रमण में जिस तरीके से गिरावट आ रही है तो उम्मीद जताई जा रही है कि 28 फरवरी को इस पूरे लॉकडाउन की प्रक्रिया है, वैक्सीनेशन को बहुत तेजी से किया गया। जो फर्स्ट फेज ऑफ वैक्सीनेशन था उसे उत्तराखंड में सबसे पहले पूर्ण करने वाला राज्य बन गया था उत्तराखंड, लेकिन सेकेंड फेज ऑफ वैक्सीनेशन उसकी रफ्तार को उसी तरह जारी रखा जाएगा जब तक कि जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसे देखते हुए। इसे लेकर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है, क्योंकि सेकेंड फेज ऑफ वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए अगर हम वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज की बात करें तो वो उत्तराखंड में सभी को 100% जो है लग चुकी थी। अगर बात करें सेकेंड डोज की तो भी अगर हम बात करें तो लगभग 70% से ज्यादा लोगों को जो है वो सेकेंड डोज की लग चुकी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस तरीके से घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन जो है प्रोवाइड कर रहा था, तो इसी क्रम को देखिए चुनाव मतदान के बाद जो है उसकी प्रक्रिया को स्वास्थ्य विभाग ने दोबारा अपना लिया है। अभी घर घर जाकर जिन लोगों की वैक्सीन नहीं लगाई गई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनको वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण काफी इस तरीके से प्रदेश में पड़ा है। उसी को इस तरीके से सामने के लिए स्वास्थ्य विभाग जो है वो वैक्सीनेशन पर बहुत ज्यादा जोर देते हुए हमको दिख रहा है।
अभी एक बार फिर से जरा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक अब जुड़े हैं हमारे साथ, तो हम जानना चाहेंगे कृष्णा आपसे खास तौर से, जो भी एंटरटेनमेंट जोन है उसे अब 1 मार्च से क्या खोलने के लिए किसी तरीके की आगे रणनीति तैयार हो गई है? कुछ परसेंटेज तय किया गया है, कितने लोग अभी जा सकते हैं, कितने नहीं जा सकते हैं? क्योंकि नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया, उसके बाद उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, आपने देखा अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो एंटरटेनमेंट के लिए जितने भी सिनेमा हॉल थे उत्तराखंड की सरकार ने पहले ही उनको प्रतिबंध जो लगाया हुआ था, उनको सिर्फ 50% जितनी भी आपकी कैपेसिटी है सिनेमा हॉल की उसके हिसाब से 50% के हिसाब से वो वहाँ पर टिकटें देकर वो शो दिखा सकते हैं। लेकिन अब सरकार ने उससे भी प्रतिबंध जो है वो एक तरीके से हटा दिया है। जितनी उनकी क्षमता है, चाहे हम सिनेमा हॉल की बात करें, चाहे हम किसी पार्टी बैंकेट हॉल की बात करें, तो शादी समारोह में एक तरीके से सरकार ने पहले प्रतिबंध लगाया हुआ था, 100 से ज्यादा कोई व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते, लेकिन अब उस प्रतिबंध को भी हटा लिया क्योंकि सरकार ने इस वजह से पहले आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अगर आपके बैंकेट हॉल की 100 की कैपेसिटी है तो सिर्फ 50 लोगों के लिए ही वहाँ पे आयोजन किया जा सकता है, जो प्रतिबंध हट चुका है। तो पूरी कैपेसिटी के साथ अब कोई भी आयोजन एक तरीके से उत्तराखंड में किया जा सकता है। लाभ रोजगार पर बहुत बड़ा असर पड़ा था, फिर वो चाहे छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, संगठित क्षेत्र हो या संगठित क्षेत्र हो, सभी पर एक बड़ी मार पड़ी है इस कोरोना की वजह से। अब जब सरकार की तरफ से ये बड़ा निर्णय लिया गया है, उसके बाद उनकी तरफ से निश्चित रूप से प्रतिक्रिया आ रही होगी। कृष्णा, बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम उत्तराखंड की लाइफलाइन की बात करें, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों की, तो इस तरीके से पर्यटन ही उनका रोजगार होता है। जो इस तरीके से लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड में तो कोविड गाइडलाइन लगी हुई थी, इसके चलते काफी उत्तराखंड में प्रभावित जो है वो उत्तराखंड के रोजगार को रोक लेके हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से जिससे सरकार ने राहत दी है, तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल है उसे कम किए हैं और उत्तराखंड आने की सबसे बड़ी जो दिक्कत थी कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट साथ लेके आने की और बॉर्डर पर ही जांच करवाने की, तो उसको भी सरकार ने वापस ले लिया है। तो देखिए इस तरीके से खुशी देखे जा रही है उत्तराखंड के व्यापारियों में, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और कुमाऊं की अगर हम बात करें तो नैनीताल, अल्मोड़ा, रानी की तरह तमाम क्षेत्र जो पर्यटन पर ही निर्भर करते हैं। तो अब सरकार की इस राहत के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि पर्यटन उन क्षेत्रों में कुछ ज्यादा आएगा, तो जाहिर सी बात है स्थानीय लोगों को रोजगार भी वहां से प्राप्त होगा। लाभ बिल्कुल, तो इस सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले का सभी स्वागत कर रहे हैं। नाइट कर्फ्यू खत्म करने का आदेश दे दिया गया है 1 मार्च से, और साथ ही साथ कुछ लिमिटेड गाइडलाइंस के साथ जो तमाम क्षेत्र हैं, वो चाहे फिर सिनेमा हॉल हो, जिम हो, स्विमिंग पूल हो, या जो भी एंटरटेनमेंट जोन है या जो व्यापारी गण हैं, उनके लिए भी अच्छी खुशी की खबर है। मॉल्स भी लिमिटेड गाइडलाइंस के साथ खोलने की अनुमति जारी कर दी गई है। कृष्णा, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमने राजनीति की बात कर लेनी भी बहुत जरूरी होती है। उत्तराखंड में अभी चुनाव खत्म हुआ है और इसी के साथ सियासी तीर थम नहीं रहे हैं। वार पलटवार का सिलसिला देखिए अब भी जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम हरीश रावत के बीच जुबानी जंग जो छिड़ी हुई है वो दिन ब दिन सुर्खियां बटोर रही हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री पद पर कौन विराजमान होगा, इसकी चर्चाएं भी सरगर्म हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान है, या तो मुख्यमंत्री या घर बैठ जाऊंगा। इसके सामने आने के बाद पार्टी के भीतर खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस की घोषणाएं कैसे पूरी होंगी, तो हरीश रावत इसकी गारंटी लेने को तैयार हैं। वहीं इस बात को लेकर भी खासी गहमागहमी रही कि सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान की मुख्यमंत्री बनूंगा नहीं तो घर बैठ जाऊंगा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 10 मार्च को हरीश रावत की इच्छा पूरी हो जाएगी, प्रदेश की जनता उन्हें घर बैठाएगी। उधर प्रदेश भाजपा ने भी कांग्रेस पर कटाक्ष किया और वो ख्याली पुलाव खाने को तैयार बैठी है। पार्टी ने कहा कि चुनाव में हरीश रावत जनता की नहीं बल्कि कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे थे। वहीं हरीश रावत के बयान की सियासी हलकों में खूब चर्चा है। सीएम धामी ने कहा कि 10 मार्च को हर किसी चीज का खुलासा हो जाएगा। और कृष्णा इस खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्णा, देखिए चुनाव खत्म हो गया, लेकिन चुनावी शिगुफे, खासतौर से कुर्सी की लड़ाई, कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब हरीश रावत की तरफ से जो ये नया बयान आया है कि या तो मुख्यमंत्री या फिर घर बैठ जाऊंगा, इसका मतलब क्या निकाला जाए, इसके मायने क्या? एक बार फिर से कांग्रेस आला कमान पर दबाव देने की कोशिश और इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस? कृष्णा, निश्चित तौर पर देखिए हरीश रावत को हमने आचार संहिता लगने से पहले भी देखा था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए वो कांग्रेस में बगावत कर रहे थे। कांग्रेस से नाराज होकर 2 दिन में घर भी बैठ गए थे। इसके बाद दिल्ली हाईकमान ने उनको बुलाया था। तमाम उत्तराखंड के
हाईकमान नेताओं के साथ वो दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर एक बैठक हुई थी, जिसके बाद हरीश रावत ने कहा था कि उत्तराखंड में अगर कांग्रेस बहुमत में आती है तो हमारे कोर कमेटी की उसके बाद बैठक होगी, उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो वो सवाल हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को जो चल रहा था उस बैठक के बाद शांत हो गया था, लेकिन अब उत्तराखंड में मतदान के बाद फिर हरीश रावत ने अपनी मुख्यमंत्री को लेकर जो फिर भी सियासी खेत जो है वो छेड़ा है, क्योंकि लगातार जो मीडिया को बयान दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उसको वो कहते हुए नजर आए। लेकिन सवाल तो कृष्णा ये है ना कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, इतना कॉन्फिडेंस कि कांग्रेस ही वापस आने वाली है सत्ता में, क्योंकि अभी तो 10 मार्च का इंतजार करना है। जनता जनार्दन ने किसको अपना मैंडेट दिया है, तो अभी तो इसका इंतजार करना चाहिए। तो इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं हरीश रावत? बिल्कुल, देखिए मतदान के बाद की अगर हम बात करें तो कांग्रेस काफी ज्यादा उत्साहित दिख रही है। खासकर अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर और मुख्यमंत्री बनने के सपने को साकार देखते हुए काफी खुश नजर आ रहे हैं, तभी वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो मुख्य चेहरा एक तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर हरीश रावत ही उनको नजर आता है। तो हरीश रावत ही मुख्यमंत्री बनने के लिए तमाम कुछ करके वो दबाव जो है हाईकमान पर डाल दिए। लेकिन अब देखिए कि अगर अभी सरकार बनी नहीं है, सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम मशीन में क्या है, जिसका पिटारा हम कह सकते हैं, जिसका भाग्य 10 मार्च को खुलेगा। लेकिन कांग्रेस इतनी ज्यादा उत्साहित है लाभनी सरकार बनने के बाद क्या क्या काम काज किए जाएंगे उसका ब्लूप्रिंट भी कांग्रेस के जो नेता है वो तैयार करने में लगे हैं, क्योंकि हरीश रावत ने कहा है कि जो हम ब्लूप्रिंट जो तैयार कर रहे हैं कि आगे सरकार की रूपरेखा का वो सिर्फ हमारी घोषणा पत्र ही होगा, क्योंकि जो घोषणा पत्र हमने जारी किया है वही हमारा आगे काम करने का तरीके से पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट होगा। आने वाले 5 सालों में हम उसी के आधार पर काम करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो उन्होंने भी लगातार देखिए भाजपा पे कटाक्ष किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर उन्होंने कहा है कि जनता उत्तराखंड में कांग्रेस को जो है बाहर का आईना दिखा दीजिए, जिसके नतीजे 10 मार्च को आ जाएंगे। हरीश रावत का सपना जो है या मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मैं घर बैठ जाऊंगा, तो घर बैठने का सपना जो है उनका 10 मार्च को साकार हो जाएगा, क्योंकि हरीश रावत तो इस तरीके से लाल कुआं सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पहले जो है उनकी रामनगर सीट जो है वो फाइनल करी गई थी, लेकिन रामनगर सीट से काफी ज्यादा बवाल उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है, जिसके बाद उन्हें लाल कुआं भेज दिया था, जिस पर भी भाजपा ने संघर्षियों ने कहा था कि राम के नगर से निकालकर इस तरीके से हरीश रावत को उत्तराखंड के कुएं में डाल दिया है। तो लगातार देखिए उत्तराखंड में राजनीति का घमासान जारी है। 10 मार्च कुछ भी हम कह सकते हैं कि एक एक दिन करके कम होते जा रहे हैं, उसमें प्रत्याशी की दिल की धड़कनें भी जो है तेज होती जा रही है कि आखिर में जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। तो अगर जीत की हम बात करें तो बीजेपी भी एक तरीके से आश्वस्त दिख रही है कि हमारी जीत जो है वो निश्चित होगी। तो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूरी की पूरी तैयारी कर रही है अपनी की सरकार बनने के बाद हम क्या करेंगे। इस बयान के मद्देनजर एक बात जो जरूर सोचनी चाहिए कि एक तरफ अगर हरीश रावत इतना कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस भी कहा जा सकता है, लेकिन हरीश रावत जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं कि वो या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या तो घर बैठेंगे, तो ऐसे में क्या ये जो कॉन्फिडेंस है वो उस विशेष वर्ग के वोट बैंक के आधार पर हो रहा है जिसके लिए ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शिगुफा छोड़ा गया था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बदली हुई डेमोग्राफी उत्तराखंड के लिए बदली हुई तस्वीर लेकर आएगी, ये बात हरीश रावत के मन में बैठी हुई है? बिल्कुल, लाभनी देखने की जिस तरीके से मतदान से पहले ही उत्तराखंड कांग्रेस का एक फरमान आया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण जो है वो हम उत्तराखंड में करेंगे, जिसके बाद से लगातार भी प्रयास लगाए जा रहे थे कि मुस्लिम वोटर जो है वो खासकर कांग्रेस को ही वोट कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस उनके लिए पूरा का पूरा ध्यान रख रही है। जिसके बाद हमने देखा है कि मतदान वाले दिन जिस तरीके से उत्तराखंड की मुस्लिम बहुल्य सीटों पर जो है वो तरीके से मतदान सबसे अधिक हुआ है। बात अगर हम धर्मनगरी हरिद्वार की करें तो उसको भी सिर्फ देखिए धर्मनगरी का सिर्फ घर की पेड़ी छोड़कर बाकी पूरा का पूरा मुस्लिम बहुल्य हो चुका है, जहाँ पे भी मतदान हमने देखा है 80-82% के आसपास हुआ है, जो एक चिंताजनक है। क्योंकि हम हिंदू बहुल्य क्षेत्र की बात करें देहरादून की या ऊपर पहाड़ों की अगर हम बात करें बद्रीनाथ चमोली की ऐसी सीटों पर अगर हम देखते हैं तो 65% भी मतदान हुआ है। तो इस तरीके से हम अच्छी बात भी कहेंगे कि मतदान उन सीटों पर ज्यादा हुआ है, लेकिन उन सीटों की जो क्षेत्र में मुस्लिम आबादी है उसके वोटर्स को देखकर कहीं ना कहीं चिंता जताने के तरीके से राजनीतिक पार्टी और खासकर भाजपा मजबूर है कि उस सीटों में जो है कह सकते हैं हरिद्वार की 11 सीटें और उनका मुस्लिम वोटर जो है काफी अहम भूमिका रखते हैं। तो वो किसके पाले में गए होंगे, किसकी भूमि के जिसके पाले में वोट गए होंगे, वह सरकार बनाने में एक तरीके से पूर्ण बहुमत में जीतेगा। लाभ नहीं
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा इस पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर एक तरफ कोरोना के लिए नाइट कर्फ्यू खत्म होता है, कुछ नई गाइडलाइंस के साथ लोगों के लिए खुशखबरी होती है। दूसरी तरफ देखिए, राजनीति सरगर्म है। हरीश रावत कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या तो घर बैठेंगे। पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि ये ख्याली पुलाव ना पकाएं, 10 मार्च तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हकीकत यही कि 10 मार्च तक का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन ने मैंडेट दिया है जिसको, इसका खुलासा 10 मार्च को ही होगा। उसके पहले सिर्फ और सिर्फ कयासों का बाजार गर्म है। इधर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव की बात हो रही है तो विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी से कुछ जिले सबसे ज्यादा मतदान करने वाले जिलों की सूची में अपनी जगह बना चुके हैं। उत्तराखंड में राज्य में कुल 65.37% मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं ने 67.20% मतदान किया, जबकि पुरुषों की संख्या देखिए इससे कम है, 62.60% ही मतदान पुरुषों द्वारा किया गया। वहीं इस मतदान से उत्तराखंड की मातृशक्ति ने मतदान करने में पूरा उत्साह दिखाया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार राज्य की 70 विधानसभा सीटों में हुए मतदान में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कहीं ज्यादा रही है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 4.60% थी। आंकड़े ये कहते हैं कि राज्य में कुल 65.37% मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं ने 67% मतदान किया तो पुरुषों ने 62% मतदान किया है। यानी इस बार महिला शक्ति फिर से उत्तराखंड में नई सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। और सुभाष बलूनी जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर। सुभाष, अब महिला शक्ति के आधार पर सरकारें बन जाती हैं, सरकारें गिर जाती हैं, और इस बार उत्तराखंड में जिस तरह से महिला वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है वो ये बताता है कि सरकार बनने में, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसमें निर्णायक भूमिका महिलाओं की होने वाली है, महिला मतदाताओं की होने वाली है। जी लावनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है, जिसमें महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं के मुकाबले अधिक मतदान किया है। जहां प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर कुल 65% मतदान हुआ है, जिसमें महिलाओं ने 67.20% मतदान किया है, जबकि पुरुषों ने 62.60% मतदान किया है। महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है और नई सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। अब देखने वाली बात यह है कि जहां पुरुष मतदाताओं की संख्या 4.60 थी, वहीं महिलाओं ने 67.20% मतदान किया और पुरुषों ने कुल 62.60% मतदान किया है। अब 10 मार्च को जब मतगणना शुरू होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि प्रदेश में किसकी सरकार है। हालांकि पूरे प्रदेश में इस समय ध्रुवीकरण का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से हुंकार भर चुकी है, और जिस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है तो उससे ये लगता है कि अब 10 मार्च को पता चल पाएगा कि प्रदेश में सरकार किसकी बनती है। सुभाष, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मैंने आपसे पहले भी पूछा कि देखिए महिला वोटर्स का निर्णायक रोल होने वाला है इस बार सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि जिस हिसाब से महिला वोटर्स का प्रतिशत है मतदान का, वो बता रहा है कि निर्णायक भूमिका में महिलाएं होंगी। महिलाओं के लिए इस बार वो कौन सा मुद्दा था जिसे दिमाग में रखकर वो वोट करने के लिए निकली, क्योंकि हर बार महिलाओं के लिए अक्सर होता है कि वो बेसिक मुद्दों की तरफ जाती हैं, तो इस बार वो कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनको महिलाओं ने ज्यादा तरजीह दी है? जी देखिए, अगर मात्र शक्ति की बात की जाए तो जिस तरीके से उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, तो सबसे पहले जिन महिला मतदाताओं से हमारी बात हुई थी तो उनके सामने एक ही पहलू था कि जो उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री मोदी की चलाई हुई है, उससे उन महिलाओं को बहुत राहत मिली है। साथ ही जो खाद्यान्न योजना उन्होंने चलाई है उससे भी महिलाएं काफी प्रभावित थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि पोलिंग उन्होंने कहाँ किया है, लेकिन जो उन्होंने सामने से कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं, उस तरीके से हमने मतदान किया है। तो उस तरह से उन्होंने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया है। थैंक यू सो मच सुभाष हमारे लिए इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर महिला वोटर्स ने दम दिखाया है और महिला वोटर्स इस बार निर्णायक भूमिका निभाने वाली हैं। 65% लगभग मतदान हुआ था टोटल में अगर देखें, लेकिन इस 65% में 67% महिलाएं हैं और मात्र 62% यानी सीधे देखें तो 4% का एक डिफरेंस हो जाता है, और ये डिफरेंस बहुत कुछ कहता है, क्योंकि यही वो डिफरेंस है जिसने, आपको याद होगा कि पहले उत्तर प्रदेश में या फिर देश में जो नई सरकार बनी उसको
कामयाब करने में महिला वोटर्स ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो फिर क्या उत्तराखंड में भी कुछ नया होने वाला है या इतिहास दोहरने वाला है? ये सब कुछ इस बार महिला वोटर्स पर निर्भर कर चुका है। इधर विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड बीजेपी में गहमा गहमी का माहौल है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के ट्विटर अकाउंट से एक फर्जी ट्वीट ने घमासान मचा दिया है। पिछले दिनों से बीजेपी के कई सिटिंग विधायकों ने पार्टी संगठन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लक्सर के विधायक संजय गुप्ता ने सीधे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर आरोप लगाते हुए उनको पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। इसके साथ ही काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा और चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नाम से जारी एक ट्वीट ने सियासत और बीजेपी में सनसनी मचा दी है। हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता इसे शेयर करते दिखाई दिए, लेकिन ट्वीट देखकर साफ लग रहा है कि ये फर्जी ट्वीट है। वहीं इस मामले में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि ये फर्जी ट्वीट है और कांग्रेस इस पर निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की एक और बड़ी चाल है। इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात, वो फर्जी ट्वीट है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का ट्वीट नहीं है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया है कि वो रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं। और ये कांग्रेस के लोग जिस प्रकार उसको रीट्वीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कांग्रेस जो है इस ट्वीट को लेकर कहीं ना कहीं उनकी आईटी सेल की संलिप्तता है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस दोबारा उत्तराखंड की जनता द्वारा नकार दिए जाने के कारण निराशा में है, कुंठा में है, हताश है। उनको अपनी जो है हार स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार का विवाद वो प्रदेश में खड़ा कर रहे हैं। बैठो। वो देख ली थी मैंने, आपको लिंक भेज दिया था। हाँ। तो एक फर्जी ट्वीट ने बवाल मचा रखा है। उधर अभी देखिए उत्तर प्रदेश में क्योंकि 5 चरण की चुनाव होने जा रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के अभियान में ताकत झोंक रखी है। इस वक्त आपको फतेहपुर लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यहां पहुंचे हैं झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा और रायबरेली से भी हजारों मतदाता टेक्नोलॉजी के माध्यम से वर्चुअली बहुत बड़ी मात्रा में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं दूर दूर देख रहा हूं और जहां हेलीकॉप्टर लैंड किया उसके भी चारों तरफ मैंने देखा, कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं है। जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आपका ये प्यार, इतनी बड़ी तादाद में आप सब हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये धरती वीर वीरांगनाओं, मेहनतकश किसानों, कारीगरों की ये धरती है। यहां का 52 इमली पेड़ स्वतंत्रता आंदोलन में इस क्षेत्र के योगदान का जीवंत उदाहरण है। आपका जो ये उत्साह है, उसमें आने वाले 5 चरणों के नतीजों की भी एक झलक दिखाई दे रही है। सारे वाद, सारे विवाद एक तरफ और राष्ट्रवाद एक तरफ। यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि होली आने से पहले 10 मार्च को ही रंगों वाली होली धाम धूम से विजय की होली मना लेंगे।
भाइयों और बहनों, फतेहपुर बुंदेलखंड के क्षेत्र में पराक्रम। तो फतेहपुर से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी 5 चरण बाकी है, इसलिए चुनाव प्रचार की ताकत पूरी तरह से नजर आ रही है। और उत्तराखंड विशेष में फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।